दिल दुखता है जब सुविधा 4 लेन की भी ना हो और भुगतान 6 लेन का करना पड़ता है। करनाल टोल प्लाजा पर तो ये भुगतान और भी ज्यादा अखरता है, क्योंकि सरकार की दुश्वारी और सोमा कंपनी की करनी का करनाल को ही सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। करनाल के इस टोल प्लाजा से आप अपनी गाड़ी लेकर निकलेंगे तो आपकी जेब 100 रुपए ढीली हो जाएगी। ना आपको ये पता रहता, ना आपके पास इतनी फुर्सत रहती कि आप पता कर सकें कि आपसे ये रुपए किस चीज़ के लिए जा रहे हैं। हम आपको बताते हैं कि इस 100 रुपए में से एक बड़ा हिस्सा उस 6 लेन हाईवे के लिए है जो सोमा आइसोलेक्स कंपनी आने वाले समय में कभी आपको बनाकर देगी। ऐसे में सवाल खड़ा ये होता है कि सरकार ने और NHAI ने एग्रीमेंट में ऐसी शर्तें क्यों शामिल होने दी जिसके तहत उस सुविधा का भुगतान आम लोगों को अभी से करना पड़ रहा है जो उनको आने वाले समय में कभी मिलेगी। और दूसरा सवाल ये कि अगर किन्हीं कारणों से निर्माण का काम रुक भी गया है तो उस दौरान जब निर्माण चल ही नहीं रहा है उस वक्त टोल टैक्स, बढ़ा हुआ टोल टैक्स लेना कितना जायज़ है। इन सवालों से सरकार भी बच रही है, प्राइवेट कंपनी के अधिकारी भी बच रहे हैं और आपके चुने हुए विधायक और सांसद भी बच रहे हैं, लेकिन इस टोल टैक्स से आप कभी नहीं बच सकते। ये 3 सांसदों को सड़क जोड़ती है, दिल्ली से लेकर जलंधर तक जाती है। हमारा करनाल का जो एरिया, जहाँ हरियाणा का एरिया है, ये राजपुरा तक जुड़ा हुआ है। लेकिन जो सबसे बुरी दिशा जो बनी हुई है, बुरा हाल है, वो करनाल का है। जो करनाल के जनप्रतिनिधि है वो मूक दर्शक बने हुए हैं। ये हाईवे का निर्माण कार्य पानीपत से जलंधर तक ठप पड़ा हुआ है, बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 पुल ऐसे हैं करनाल बाईपास पे जिनको शुरू तो कर दिया लेकिन कंप्लीट नहीं किया। कितने एक्सीडेंट यहाँ रोज हो, हम तो आंदे जाते देखे, इतने एक्सीडेंट यहाँ हो लिए जिसका कोई हिसाब नहीं है। इतना लोगों का मतलब ईंधन इस्तेमाल हो लिया, एनर्जी इस्तेमाल हो रही, जाना पड़ा मंडी में कट यहाँ। नेशनल हाईवे नंबर 1 पर लटके पड़े कामों की वजह से शाहबाद, पीपली और करनाल का तो बुरा हाल है, लेकिन परेशान घरौंडा के लोग भी हैं। हद तो ये है कि लोगों के दर्द से बेपरवाह सरकार और प्राइवेट कंपनियां घरौंडा के पास भी टोल प्लाजा लगाने की तैयारी में हैं। बड़ी भारी दिक्कत है। यहाँ से थोड़ा सी दूर पे आप जाओगे घरौंडा में, वहाँ से बिल्कुल 8-10 फुट के रोड से होकर के गुजरना पड़ता और यहाँ वो टोल दे के जाते हैं। बड़ी समस्याएं हैं, बड़ी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं और ये टोल देने के बावजूद उठानी पड़ती हैं। कोई दिल्ली से आता है तो वो पुल के ऊपर से निकल जाता है घरौंडे से, उनको लगता है कि ये पुल बन गया है और रास्ता बिल्कुल आसान है। जो शहर के लोग हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। उनको कम से कम 3-4 किलोमीटर अगर उनको अपने शहर में वापस घूम के आना है तो कम से कम 4 किलोमीटर उनको लंबा काटना पड़ता है, कोई बीच में कट नहीं है। जीटी रोड से गुजरने वालों का दर्द मुख्यमंत्री तक पहुंचाने निकले तो लटकते भटकते कई निर्माण देखने को मिले। एक ऐसा फ्लाईओवर भी दिखा जो बीच रास्ते में अचानक गायब हो गया। करनाल और पीपली के बीच तरावड़ी में आधे बने इस पुल का नज़ारा आप देखिए। अम्बाला की तरफ से आप आएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको पुल के ऊपर जाना है या इसके साथ वाली सर्विस लेन का इस्तेमाल करना है। हमें भी पता नहीं चला और पुल के ऊपर आ गए, लेकिन ठीक बीच में आकर देखा कि हमारे पैरों के नीचे की सड़क और पुल गायब हो गए। अचानक मिट्टी आ गई सामने और इसी तरीके से हमारी तरह ही सैकड़ों लोग रोजाना गलती से इस पुल के ऊपर आते हैं। बाकायदा वापस मुड़ने का रास्ता बन गया है। लोग इतनी बार इस पुल के ऊपर गलती से आते हैं और अगर रात के वक्त आप इस पुल पर आ गए और थोड़ा सा आगे निकल गए तो आगे की अगर आप सूरत देखें तो उसको देखकर आप समझ सकते हैं कि आपकी जान उस हालत में भगवान भरोसे ही होगी। 11 मई 2009 को पानीपत से जालंधर तक जीटी रोड पर फ्लाईओवर और 6 लेन प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ था। इस प्रोजेक्ट को 11 नवंबर 2011 को पूरा होना था, लेकिन काम तय वक्त पर पूरा नहीं हो सका। कंपनी को 31 मार्च 2013 तक के लिए एक्सटेंशन भी मिली, लेकिन काम फिर भी पूरा नहीं हो पाया। पूरा होता भी कैसे? लोग बताते हैं कि 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, यहाँ काम बिल्कुल बंद पड़ा है।
ये सोमा के नाम से ये 6 लेनिंग का काम जलंधर तक का दिया गया था, लेकिन वो जानकारी में आया पिछले 1.5 वर्षों से वो काम रुका हुआ है। सर ये काम रुके हुए लगभग 2 साल हो गया। इसको साल हो गया जी रुके को, साल से ऊपर ही हो चला, ऐसे रुक रहे हैं ये, तो यहाँ पर बहुत बुरा हाल है। 2 साल से काम रुका पड़ा, 2-3 साल से कहीं कोई साड़ी सड़क पे चले जाओ आप, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं। दिल्ली से पानीपत तक अगर आप आएंगे तो आपका सफ़र बेहद शानदार रहेगा। जीटी रोड पर करीब 100 किलोमीटर, कहीं कोई गड्ढे नहीं, कहीं डाइवर्जन नहीं। एक बहालगढ़ को छोड़कर बाकी सारे फ्लाईओवर आपके लिए तैयार हो चुके हैं। और इससे भी अच्छी बात यह है कि पानीपत तक आने के लिए आपको कोई टोल टैक्स अदा नहीं करना है। पानीपत को आप जैसे ही पार करेंगे, करनाल की तरफ बढ़ेंगे तो पहला टोल प्लाजा आता है और इसके बाद और भी कई जगहों पर टोल टैक्स आपसे लिया जाएगा। अब प्राइवेट कंपनियों का खेल देखिए और आम लोगों की विडंबना देखिए कि पानीपत तक जहां अच्छी सड़क है, 6 लेन हाईवे है, वहां तक लोगों को कोई टोल टैक्स नहीं देना, और उसके बाद जहां टेढ़े मेढ़े रास्तों पर चलना है, गड्ढों से गुजरना है, अपनी जान को खतरे में डालना है, वहां के लिए टोल टैक्स देना है। ये दिक्कत और ज़्यादा तब बढ़ जाती है जब आम लोगों को इस बारे में भी पता ना हो कि उस सुविधा का भुगतान वो कब तक करते रहेंगे जो उन्हें मिली नहीं है। ये 6 लेन हाईवे जालंधर तक आखिर बनेगा कब? इस हाईवे के 6 लेन बनने का सबको इंतजार है। इंतजार की ये बेसब्री इसलिए भी है क्योंकि इसका अधूरा पड़ा काम लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। इसी को समझते हुए अशोकपुरी पब्लिक रोड सेफ्टी एसोसिएशन के महासचिव हरीश पुरी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इस पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए 6 लेनिंग प्रोजेक्ट का काम खुद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को अपने हाथों में लेकर जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए। कोर्ट की ओर से कंपनी पर 60 करोड़ रुपए और उसके निदेशक पर 7 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। कोर्ट ने हाईवे अथॉरिटी को आदेश दिए थे कि वो 6 महीने के भीतर काम पूरा करे, लेकिन सोमा कंपनी सुप्रीम कोर्ट चली गई, जहां उसको हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे मिल गया। अब ये जो रोड है, इसके ना बनने की वजह से इसको हाई कोर्ट ने, इन्होंने रिपीटेडली हाई कोर्ट में अंडरटेकिंग्स दी हैं सोमा कंपनी ने कि हम इस रोड को फलान डेट को कंप्लीट कर देंगे, व्हाट वाज फिक्स्ड बाय द हाई कोर्ट। लेकिन वो नहीं की है, इन्होंने कुछ भी काम नहीं किया। इसलिए पहले इनको 50 करोड़ रुपया और 5 करोड़ रुपया इनके डायरेक्टर को हुआ था। इसके बाद उन्होंने 60 करोड़ और 7 करोड़ कर दिया, विच हैज बीन एनफोर्स्ड इन द लेटेस्ट ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट एंड दे हैव गॉन, दिस सोमा कंपनी हैज गॉन इन रिवीजन SLP वो फाइल किया इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में। इस सड़क को 6 लेन बनाने का काम नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हाथों में ना जाए, इसको लेकर सोमा कंपनी को सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिल गया। काम पर स्टे पहले से ही मिला हुआ था, लेकिन इसके नाम पर लोगों से की जा रही लूट पर स्टे नहीं लगाया गया। लोगों से लगातार भारी भरकम टोल टैक्स लिया जा रहा है। सरकार ने ये कभी नहीं सोचा कि अगर लोगों को 6 लेन की सुविधा दी ही नहीं जा रही है और उस पर काम तक नहीं चल रहा है, तो ऐसे में 6 लेन के नाम पर भारी भरकम टोल वसूलने का क्या मतलब बनता है? अगर निर्माण का काम रुका हुआ है तो उसके नाम पर टोल टैक्स जो लिया जा रहा है उसे क्यों नहीं रोका जा रहा? जीटी रोड की चीरफाड़ पर लोग क्या क्या नहीं कहते, विरोधी दलों के नेता क्या क्या आरोप नहीं लगाते। सभी कहते हैं कि काम रोकने के पीछे एक बड़ा खेल है जिसे कुछ नेता, हरियाणा सरकार और सोमा कंपनी मिलकर खेल रहे हैं। जिस कंपनी को ये टोल रोड बनाने का ठेका दिया गया था, उसकी कैपेसिटी नहीं थी कि ये इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ले सके। इन्होंने धोखे से आइसोलेक्स के साथ ज्वाइंट वेंचर दिखाया, ज्वाइंट वेंचर दिखाने के बाद उस कंपनी को निकाल दिया। इसका ऑफिशियल खुलासा तो नहीं, एक अधिकारी ने मुझे अनऑफिशियल जानकारी में दिया कि अपनी जो प्रदेश सरकार है उन्होंने अंडर द टेबल उनसे डिमांड की पैसे की, और ना देने की वजह से उनको कई जो क्लियरेंसेस चाहिए थी पेमेंट लेने के लिए, वो क्लियरेंसेस उनको नहीं दी। नेशनल अथॉरिटी का एक नियम है कि वो 60 किलोमीटर से पहले टोल टैक्स लगा भी नहीं सकते। एक टोल बैरियर जो पानीपत में लगा रखा है उसके 15 किलोमीटर के बाद एक घरोंडे में बनने जा रहा है, और उसके ठीक 15-20 किलोमीटर से आगे फिर करनाल में टोल है। इधर जो आगे गुहाना रोड पे बाईपास निकलने जा रहा है वहाँ भी टोल बैरियर लगा रखा है। तो ये तो एक खुली लूट मचा रखी है। हैरानी की बात है, लोगों से पैसा ले लिया गया और उस पर काम अभी तक चालू नहीं किया गया है। तो ये किस्म से फ्रॉड है, धोखाधड़ी।
हम प्रदेश सरकार से पूछना चाहते हैं वो पैसा कहाँ गया। कहीं ना कहीं ये टोल टैक्स का घपला हो रहा है और इसमें हरियाणा सरकार भी इन्वॉल्व है। सरकार इसका संज्ञान नहीं ले रही है क्योंकि सरकार के काफी लोगों को इस फर्म में कॉन्ट्रैक्ट मिले थे, किसी को मिट्टी डालने का, किसी को रेत डालने का, किसी को रोड़ी बजरी सप्लाई करने का। लोगों को घपले का शक तब और बढ़ जाता है जब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और सोमा कंपनी के अधिकारी पूरे प्रोजेक्ट के बारे में कोई भी जानकारी देने से आनाकानी करते हैं। आप सीजीएम से बात करो, हमारे सीजीएम साहब से। ये कंपनी जो काम कर रही है उसका कोई भी अधिकारी किसी भी जिले में आसपास नहीं बैठता और जो बैठते हैं अंबाला में या करनाल में वो किसी से मिलना नहीं चाहते। लोग ये कहते हैं चेन्नई में बैठते हैं हमारे अधिकारी, जलंधर में बैठते हैं, कोई सही जानकारी देने के लिए तैयार नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि इसमें कौन सा अधिकारी जनता के प्रति जवाबदेह है। ना तो जनता को ये पता है कि कौन काम कर रहा है। आम आदमी तो दूर की बात है, उनसे अगर मीडिया कर्मी भी मिलना चाहे, उनसे कोई इस बात पे कोई बातचीत करना चाहे तो बिल्कुल नहीं कर सकता। अगर वो मिल जाए तो बिल्कुल पल्ला झाड़ लेते हैं, इस मुद्दे पे कोई बात करने को राजी नहीं है। यही नहीं, यहाँ के नेता इस पूरी समस्या पर ध्यान देने तक से इनकार कर देते हैं। यहाँ के जो सांसद हैं, जहाँ विधायक हैं, वो इस बारे में कुछ कहने को तैयार ही नहीं। उनसे जब पूछा गया भी ये काम रुका हुआ है, इसके ऊपर आप क्या कार्रवाई करें, वो कह रहे हैं हमने कार्रवाई कर रहे हैं, कोर्ट का मामला है, कोर्ट इसमें पूरे मामले में देख रहा है। यहाँ पर जो सांसद आते हैं वो भी दूसरी जगह से आगे बनते हैं, उन्होंने हमारे लोगों की दुख दर्द का पता ही नहीं है। अम्बाड़ा से सांसद है वो भी सरसा से है, कुरुक्षेत्र से सांसद है वो भी हिसार से है, करनाल से सांसद है वो भी सोनीपत से है। तो इन लोगों ने हमारे दर्द के बारे में पता ही नहीं है, कैसे हमारी समस्या का समाधान करेंगे। जिनके ऊपर लाल बत्ती लगी है उनको टोल टैक्स नहीं है, उनको दिखता नहीं जमीन पे क्या चल रहा है। आम पब्लिक के लिए टोल टैक्स है, 25 रुपए कर दिया, 40 कर दिया, 98 रुपए भी कर दिया। मैं तो अपना जाम है, अरे कभी हवाई अड्डे का ला देंगे, कभी फलाने का ला देंगे, कभी कहीं का ला देंगे। ये जोड़ से काम करने के हवाई अड्डे का तो जी बनेगा तो बन जाएगा, यू जोड़ से काम करने का यू तो कर लो पहले। कोई अधिकारी इस बारे में जवाब नहीं देता। जवाब मिलता है तो बस इतना कि 6 लेन प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए रेत और बजरी नहीं मिल रही है। लेकिन विरोधी दल मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हैं। विकास में भेदभाव के सवाल फिर खड़े हो जाते हैं। सवाल उठते हैं कि एक विशेष इलाके में काम जल्दी कैसे हो जाते हैं, उस इलाके के लिए रेत, बजरी, पत्थर सब कुछ कैसे मिल जाता है। ना रेत है, ना बजरी है, ना और कोई सुविधा यहाँ कंपनी वालों को मिल रही है। अगर रोहतक के अंदर मिट्टी मिल सकती है, रोहतक के अंदर सीमेंट मिल सकती है, रोहतक के अंदर बजरी मिल सकती है, तो इन जो हाईवे जो लाइफ लाइन है इंडिया की, चंडीगढ़ से हरियाणा प्रदेश की राजधानी को देश की राजधानी से जोड़ती है, जिसपे लाखों रोजाना लोग सफर करते हैं, रोजाना दुर्घटनाएं घट रही हैं। पर जिन जिलों में रेत की खान है उन जिलों के लिए तो यहाँ पर रेत नहीं है, मिट्टी नहीं है। जिन जिलों में इतनी तीव्र गति से विकास हो रहा है वहाँ रेत क्या ऑटोमेटिक मशीनें बनाती हैं। वहाँ पे फ्लाईओवर्स भी बन रहे हैं, वहाँ पे बाईपास का काम भी चल रहा है, लेकिन वहाँ बजरी और खनन क्यों कैसे अवेलेबल है? क्योंकि हाई कोर्ट ने मना किया हुआ है, हरियाणा सरकार हमें मटेरियल नहीं देती, जबकि पानीपत से रोहतक बनने वाला हाईवे तैयार हो गया, उसके लिए मटेरियल मिल गया इनको। इस सरकार ने तो एक तबाही मचा दी। जो जिले इस हरियाणा में सबसे ज्यादा रेवेन्यू देते हैं, जो जिले सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं, उन्हीं लोगों को इस सरकार ने तो टॉर्चर किया है। हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे हाईवे के ऊपर रोहतक नहीं आता। अगर रोहतक बीच में पड़ जाता तो ये हाईवे अच्छा बन जाता, 6 लेन का बन जाता, समय से भी बन जाता, सारी चीजें हो जाती। पूरे हरियाणा में पिछले कुछ सालों में ढेरों घोषणाएं हुई हैं, जिनमें से एक बड़ा हिस्सा ऐसी योजनाओं का है जो शुरू होकर खत्म होना भूल गई हैं, पूरी नहीं हो पा रही हैं। नेशनल हाईवे नंबर 1 की 6 लेनिंग का काम भी ऐसी ही घोषणाओं में से एक है जो पूरा नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये दूसरी योजनाओं के मुकाबले ज्यादा इसलिए अखरता है क्योंकि इस योजना को पूरा करने के नाम पर जनता की गाढ़ी कमाई प्राइवेट कंपनी सोमा के खाते में जा रही है। ये सीधे तौर पर लूट है जिसे किसी भी लिहाज से सही नहीं ठहराया जा सकता। ये मुमकिन है कि आने वाले दिनों में किसी अदालत के फैसले पर इस लूट पर रोक लग सके, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये हरियाणा सरकार के लिए एक बड़ी नाकामी होगा, क्योंकि जिस काम को हरियाणा सरकार को बिना देरी कर देना चाहिए था वो अदालत को करना पड़ेगा।
आज के कार्यक्रम में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बड़े मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। सभी स्टाफ के सदस्यों को मेरी शुभकामनाएं हैं कि ये लोगों की आवाज उठाए और लोगों की समस्याओं पर लाए ताकि लोगों के लिए ये अच्छा सिद्ध हो।